इंडिया ने मुनादी करा दी है ढोल पीट के कि हम आ गए हैं। इन्होंने जो गैस सिलेंडर दिया था, वो सिलेंडर जो है, वो सिलेंडर में 25 से 30% लोगों ने रीफिलिंग करवाई ही नहीं कभी जमीन पे। और ये जो है समाज का हर गरीब तबका, निचला तबका, सबको अफेक्ट किया है। और ये जो लगातार जो प्रधानमंत्री जी फ्रीबी को लेकर अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपको याद होगा कि फ्रीबी को जो लेकर लगातार अगेंस्ट बोल रहे हैं। और बहन जी का जो स्टैंड है वो लगता है कि बीच बीच में बीजेपी की मदद करने वाली होती है। वो तमाम शक्तियां जो स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के विरुद्ध होती थी कि ये आपके साथ रहेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे तो ये आपके साथ नहीं रहेंगे, ये मिथक इस बार टूट गया है। बसपा का वोटरों का भी शिफ्ट होना तय माना जा रहा है कि इस बार शिफ्ट हुआ है बसपा का भी वोटर। देखिए, जो घोसी के जो आंकड़े मुझे जो आज कुछ लोग बता रहे थे, जातीय आंकड़े बता रहे थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जो है वो संख्या है मुसलमानों की उस विधानसभा क्षेत्र में। और दूसरे नंबर पे बहन जी की बिरादरी की संख्या दूसरे नंबर पे है, जिनके मतदाता की संख्या लगभग 70,000 बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में ये लगातार नैरेटिव फैलाया जा रहा था या अभी फैलाया जा रहा कि अखिलेश मन से इंडिया के साथ नहीं है। वो अपना पीडीए का अलग चावल पकाना चाहते थे। फिर ये फैलाया गया हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए कि मुसलमानों ने उनसे कहा कि या तो आप इंडिया में लड़िए, नहीं तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे, हम लोग सब शिफ्ट हो जाएंगे। अब इन सब नैरेटिव के बाद भी ये जो चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस ने जो समर्थन दे दिया, तो अब मुस्लिम वोटरों के सामने कोई भ्रम की स्थिति नहीं रही। और बसपा चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि मार्जिन में कोई कमी होती है, लेकिन रिजल्ट यही रहता। और बसपा इन्हीं का वोट नहीं काटती, बसपा दारा सिंह का भी वोट काटती, क्योंकि दारा सिंह के साथ भी काफी संख्या में लोग गए हैं। चुनाव और राजनीति विशेष। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। देश के कई सूबों में, त्रिपुरा, बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कई सूबों में 7 विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव हुए और मोटा मोटी मिलाकर देखें तो वहां एनडीए की हार हुई। इंडिया गठबंधन 5 सीट पर गठबंधन के तौर से लड़ रहा था और 2 जगह इंडिया बनाम इंडिया भी था। क्या है इसके मायने, ये भी समझेंगे। और दूसरा कि ये जो चुनाव का रिजल्ट, ये क्या एक तरह से पूर्व पीठिका है राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की, या कुछ और, ये टेम्पररी। और खास तौर से उत्तर प्रदेश का घोषी उपसभा चुनाव, ये बहुत चर्चा में। और अभी कई नेताओं का हमने भाषण सुना है, लेकिन इस विषय पर सीधे 2 खास मेहमान से चर्चा करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में ही रह रहे हैं जेपी सिंह साहब, लंबे समय से पत्रकारिता में हैं, वकील भी रहे हैं, संपादक भी रहे हैं, तो उनकी पैनी नजर रहती है। संजीव पांडे साहब हैं, उनको आप लगातार सुन रहे हैं, दोनों लोगों को लगातार सुन रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपचुनाव की के क्या मायने। स्वागत है सर। नमस्कार जेपी सर, घोषी हर टेलीविजन चैनल पे खाली घोषी छाया हुआ है, ज्यादा क्या खास मायने, वहां बसपा चुनाव लड़ी नहीं। देखिए, घोसी का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मतलब योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ का मतलब नरेंद्र मोदी बनाम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में ये लगातार नैरेटिव फैलाया जा रहा था या अभी फैलाया जा रहा कि अखिलेश मन से इंडिया के साथ नहीं है। वो अपना पीडीए का अलग चावल पकाना चाहते थे। फिर ये फैलाया गया हिंदू वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए कि मुसलमानों ने उनसे कहा कि या तो आप इंडिया में लड़िए, नहीं तो हम लोग आपको वोट नहीं देंगे, हम लोग सब शिफ्ट हो जाएंगे। अब इन सब नैरेटिव के बाद भी ये जो चुनाव हुआ इसमें कांग्रेस ने जो समर्थन दे दिया, तो अब मुस्लिम वोटरों के सामने कोई भ्रम की स्थिति नहीं रही। और बसपा चुनाव लड़ती तो हो सकता है कि मार्जिन में कोई कमी होती है, लेकिन रिजल्ट यही रहता। और बसपा इन्हीं का वोट नहीं काटती, बसपा दारा सिंह का भी वोट काटती, क्योंकि दारा सिंह के साथ भी काफी संख्या में लोग गए हैं
बसपा की। तो इसलिए ये धारा ही विपरीत चल रही थी, क्योंकि लोग इनके झूठ से, इनके फरेब से, इनकी गलत बयानी से, इनके सब्जबाग से, इनकी गारंटियों से ऊब चुके हैं आप। और फिर जो पूरे देश की निगाहें थी, दूसरी बात, एक बात और भी आप समझ लीजिए कि चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के मामले पर जब से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कसा है, तब से चुनाव में जरा सा शुचिता का भी हल्का फुल्का सवाल उठ गया है। और चुनाव आयोग जानता है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे फोकस वाले राज्य में अगर हमने जो है ज्यादा गड़बड़ी करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में सीधे चढ़ेंगे आप। लेकिन आखिर इसी 7 चुनाव में जो 6 राज्यों में हुआ, जिसमें त्रिपुरा में 2 हैं, उत्तर प्रदेश में 1 है, केरल में 1 है, आपके उत्तराखंड में 1 है और पश्चिम बंगाल में 1 है जी। सीट। इन 6 में जो 2 सीटें त्रिपुरा की हैं, मतदान होने के तुरंत बाद सीपीएम ने वहां जो दोनों सीटों पर लड़ रहे थे, उसमें बहिष्कार की घोषणा कर दी कि हम जो है मतगणना में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि उसने जितनी भी शिकायत चुनाव आयोग से इनके कदाचार की कि किस तरह कैप्चर करके वोट डलवाया जा रहा है, किस तरह घपला हो रहा है, उसका चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। लेकिन ये बात अगर उत्तर प्रदेश के साथ होती तो उसका संज्ञान चुनाव आयोग को बाध्य होकर लड़ना पड़ता, क्योंकि त्रिपुरा की बात तो चीफ जस्टिस के पास पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात चीफ जस्टिस के पास पहुंचने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा। जी। तो नतीजा ये था कि अभी भी लोगों को ये लगातार लग रहा था कि भाई ऐसा है कि अगर ये 10% भी वोटों की गड़बड़ी करेंगे तो लगेगा कि नेक टू नेक फाइट हो गई, चुनाव कोई जीते। और आमतौर पर कई चुनाव से यही हो रहा है कि 10-15% की गड़बड़ी हो रही है, बस 10-15% पूरा इलेक्शन पलट जा रहा है, या तो नेक टू नेक फाइट हो जा रही है या इनका कैंडिडेट जीत जा रहा है। अब आप ये समझिए कि गोदी मीडिया में को ही मैं देख करके, जो गोदी मीडिया में अब बहुत से सोशल मीडिया पर भी गोदी मीडिया टाइप की चीजें सक्रिय हो गई जी। तो इसमें मैंने 2 धाराएं देखी। एक धारा थी जिसमें चाहे दलित वोटर हो, चाहे राजभर वोटर हो, चाहे यादव वोटर हो, चाहे भूमिहार वोटर हो, चाहे राजपूत वोटर हो, जो खुल के अपनी बात कह रहा था कि वो किसको इस बार सपोर्ट करेगा और क्यों करेगा, और उससे माहौल सपा के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं कुछ इस तरह के भी जो सोशल मीडिया पे चैनल चल रहे थे, जो तमाम बड़े बड़े जो गोदी मीडिया के चैनल है उनसे जुड़े हुए थे, या उनसे जुड़े लोग थे, या इनके स्लीपर सेल के लोग थे, जहां वो जान रहे थे कि अगर हम कैमरे के सामने बुलवाएंगे कि आप किसको वोट देंगे तो पोल खुल जाएगी, इसलिए वो गोल मोल सवाल पूछ रहे तो गोल मोल अगले से, जब भाई गोल मोल सवाल पूछेंगे तो गोल मोल जवाब पाएंगे। तो उसमें कह रहे थे कि लड़ाई तो है लेकिन बड़ी कांटे की लड़ाई है, 5,000 10,000 से दोनों में से कोई भी जीत सकता है, इस स्तर पर वो उतर आए थे। उसी से पता चल रहा था कि हवा खसकी हुई है। अब आज अभी जो वोटिंग हो रही है, वो गिनती हो रही है, तो 27 राउंड जो है आपका क्या कहते हैं वो वोटर की गिनती हो गई है, और 27 राउंड में 28 राउंड हो गई। 28 राउंड में सुधाकर सिंह 35,743 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दारा सिंह चौहान, जो निवर्तमान विधायक वहां के हैं सपा के, जो भाजपा से लड़ रहे हैं, उनसे 35,743 वोट से आगे हैं। अभी 6 चरण और होना है। ये 6 चरण में 40,000 से ऊपर मामला जा सकता है, 45,000 जा सकता है, 50,000 जा सकता है, तीनों बातें हो सकती है, लेकिन 40,000 से ऊपर जाएगा। लेकिन अब आप ये बताइए कि ये नेक टू नेक फाइट है या एक तरफा फाइट है। अगर आपको 50% वोट अकेले मिल रहा है, ऑलमोस्ट जिस तरह 49-50% वहां पोलिंग हुई थी और 4 लाख वोटर थे, तो 2 लाख अगर मोटा मोटी मान लें, क्योंकि अभी फिगर इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया है, और उसमें सुधाकर सिंह को 1,75,000 1,07,524 वोट मिला। 1 लाख मतलब तो 2 लाख में 1 लाख वोट मिल गया, तो 50% वोट मिल गया ना। तो इसको 50% मिल गया, उसके सामने जो है क्या कहते हैं, फिर वो जो दूसरी पार्टी है वो कैसे जीतेगी चुनाव। और इनको आपका क्या कहते हैं वोट मिला है 71,000। तो अब आप बताइए, जो 50% जो वोट मिल गया है, तो जो पहले राहुल गांधी से लेके सब लोग जो इंडिया वाले नैरेटिव गढ़ रहे थे कि जब 60% लोग हमारे गठबंधन में है तो बीजेपी कैसे जीतेगी,
लगातार ये लग रहा ना, या प्लांटेड खबरें आ रही हैं कि अरे भाई चाहे जो भी हो, लेकिन मोदी जी ही अभी नंबर 1 पसंद है, मोदी जी ही चुनाव 2024 में जीतेंगे। तो इन लोगों ने उसको काटने के लिए कहा कि भाई जब हमारे पास 60% लोगों का हमारा जमावड़ा है, तो 60% जब जमावड़ा है तो उसमें कैसे हम जो है क्या कहते हैं 32% 35% वाले से घट जाएंगे। गिरी हालत में भी हम उससे ज्यादा रहेंगे। अब मान लिया कि अभी अगर 2 लाख वोटर हो, 1,07,000 मिल गया इनको, तो एक प्रकार से 50% मिल गया ना। नहीं 60% मिला तो 50% तो मिला ना। और 50% में ये है, उसके अलावा नोटा है, इसके अलावा तमाम इंडिपेंडेंट है, कुछ भी वोट तो वो भी पाए होंगे ना। अब जैसे 1,07,000 ये पाए हैं और 71,000 ये पाए हैं, 35,743 वोट का अंतर है। और आपके जो है वो कुछ जो निर्दलीय टाइप के और लोग हैं, उन्होंने भी कुछ ना कुछ वोट पाया है। तो कुल मिला के तो जो है वो इनका वोट तो काफी घट गया ना एक प्रकार से। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि ये चुनाव, अच्छा चूंकि यूपी में चुनाव है और यूपी से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं, और मोदी जी लगातार यूपी में सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं, और विधानसभा चुनाव में भी सफलता का झंडा गड़ गया, तो इसलिए लोगों को लगता था कि अगर यूपी बच जाएगा तो मोदी बच जाएंगे। लेकिन घोसी चुनाव को देखते हुए लगता है कि यूपी नहीं बचेगा। चल तो ठीक है यूपी सर। नहीं बचेगा तो 2024 में साहब कैसे बचेंगे। इसके अलावा एक एंगल और भी है। दारा सिंह चौहान को अमित शाह ने शामिल कराया, अमित शाह उनको लेकर के आए। और आपका क्या कहते हैं, ये लगातार ये भी बातें कहीं ना कहीं आती रही कि योगी इससे खुश नहीं है कि जिस तरह अमित शाह ने उनको प्लांट किया है उसमें। और उस समय था कि दो जो बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो योगी के खिलाफ लामबंदी करके दारा सिंह चौहान के साथ अब योगी हटाए जाएंगे, ये भी बातें उठी थी। तो इसमें माना जा रहा था कि योगी इनसे वस्तुतः नाराज हैं, दारा सिंह चौहान से। और वो चुनाव में भी आखिरी दिन छोड़ करके बाकी दिन वो योगी नहीं गए, जबकि उनके दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और पूरा उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल, बल्कि इलाहाबाद में बैठे बैठे खबर पढ़ के मुझे बीपी सिंह के उपचुनाव की बात याद है। जब बीपी सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा देके इलाहाबाद से उपचुनाव लड़ा था, तो हालांकि बीपी सिंह के समर्थन में भी एनटी रामाराव तक आए थे, आपके क्या कहते करुणानिधि आए थे, एनटी रामाराव आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, कौन नेता था जो नहीं आए थे। लेकिन उस समय वीर बहादुर सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और सुनील शास्त्री, लाल बहादुर के शास्त्री के पुत्र जो है यहाँ से बीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस से कैंडिडेट थे। न केवल मुक्त हस्त से पैसा बांटा गया था, अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद की बात है, बल्कि पूरा मंत्रिमंडल वीर बहादुर सिंह का इलाहाबाद में जमा हुआ था। आप समझिए कि इलाहाबाद से लेके कौशाम्बी से लेके आपके विंध्याचल तक कोई ऐसा सरकारी गेस्ट हाउस नहीं था जो मंत्रियों और उनके जो है क्या कहते हैं, जो उनका किचन कैबिनेट मंत्रियों का होता है अपना, उनके लिए बुक न हुआ। हाँ, घोसी में एक अंतर था। घोसी में उस तरह इलाहाबाद की तरह गेस्ट हाउस और तमाम सरकारी विभाग के वो सब जो है व्यवस्था नहीं थी। इसलिए जो वहां मंत्री आते थे दिन भर तो रहते थे, लेकिन रात होते होते या देर रात तक वो वापस लखनऊ लौट जाते। जी। लेकिन आते दो चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे, और योगी जी भी अंतिम दिन तुरे। हाँ, प्रधानमंत्री नहीं आए। तो कहने का मतलब है कि ये इनकी जमीन निकल रही है, इस बात का ये द्योतक है। और ये भले अब इसके बाद जुगाली करें कि साहब एक उपचुनाव से कुछ नहीं होता, उपचुनाव में तो ऐसे ही सत्ता विरोधी लहर होती है, लेकिन साथ में ये भी कहा जाता है कि उपचुनाव में हमेशा सत्ता के पक्ष में परिणाम आते हैं, क्योंकि सरकार उनकी होती है। और जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव लड़वाते हैं, जो चुनाव जितवाते हैं, यानी वोटर, उनके मन में होता है कि अगर हम विपक्ष का जितवा देंगे तो जाके विधानसभा में क्या करेगा, सत्ता पक्ष का रहेगा तो कम से कम कुछ फंड ला के हमारे अपने क्षेत्र का विकास करेगा। लेकिन ये तो इसके पहले भी भाई विधायक रह चुके हैं, तो इनका तो दादा सिंह की रीत नीत लोग जानते हैं। फिर बार बार इनके पाला बदलने से लोगों में बड़ी नाराजगी थी। हमने तो टीवी पर ऑन कैमरा दलित वोटरों को, राजभर वोटरों को, लोनिया वोटरों को, जिसके दारा सिंह चौहान प्रतिनिधि हैं आपके, उनको जो है मुखर होके कहते हुए सुना कि जो है इस बार हम इनको वोट नहीं देंगे, ये जो बार बार नाटकबाजी कर रहे हैं। और जी। ये सहज उपलब्ध नहीं है, सुधाकर सिंह जो जीते हैं वो जीत रहे हैं, वो सहज उपलब्ध हैं। तो जो सहज उपलब्ध होगा हम लोग उसको वोट दें।
तो ये जी। पहले से ये नैरेटिव जो है सामने आ रहा था। जी संजीव जी, जी। बसपा चुनाव नहीं लड़ी वहां से, बसपा चुनाव नहीं लड़ी है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस पे? देखिए, दो बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। पहली बात ये है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें दारा सिंह चौहान जो है उनको 1,07,000 वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी को 86,000 वोट मिली थी उस समय। और दारा सिंह चौहान की जीत का अंतर जो था, जो उस समय सपा कैंडिडेट थे, वो 22,000 वोटों से जीते थे। और उस समय बसपा को जो वोट मिला था वो 54,000 मिला था। और बसपा के जो कैंडिडेट थे वो मुस्लिम थे। इस चुनाव का जो सबसे बड़ा जो फर्स्ट परिणाम तो यही है कि जो जीत का मार्जिन जो है वो बढ़ा है। अभी चूंकि काउंटिंग चल रहा है और काउंटिंग चलते हुए 35,000 की लीड है, जो 22,000 के पिछले लीड को क्रॉस कर चुका है। तो 22,000 के पिछले लीड को क्रॉस करने का मतलब है कि आखिर ये कौन से वोट हैं जो सपा की तरफ फिर से बढ़े हैं। और नियर अबाउट जो एक अंदाज लगाया जा रहा है कि सपा की जीत की मार्जिन जो 2022 के जो आम चुनाव, विधानसभा जो चुनाव था, उससे 20,000 ज्यादा होगी। तो 20,000 आखिर ये वोटर कौन है? तो ये निश्चित रूप से देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है जो बसपा का वोटरों का भी शिफ्ट होना तय माना जा रहा है कि इस बार शिफ्ट हुआ है बसपा का भी वोटर। देखिए, जो घोसी के जो आंकड़े मुझे जो आज कुछ लोग बता रहे थे, जातीय आंकड़े बता रहे थे, तो उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या जो है वो संख्या है मुसलमानों की उस विधानसभा क्षेत्र में। और दूसरे नंबर पे बहन जी की बिरादरी की संख्या दूसरे नंबर पे है, जिनके मतदाता की संख्या लगभग 70,000 बताई जा रही है। और जिस ढंग से सुधाकर सिंह की जो बिरादरी है, सुधाकर सिंह जिस जाति से कैंडिडेट हैं, उस जाति के वोट वहां पे ज्यादा से ज्यादा 15 से 16,000 ही है। राजपूत जाति का वोट जो घोसी विधानसभा क्षेत्र में है, और वहां पे राजपूतों से ज्यादा विधानसभा में आप अगर ऊंची जातियों में संख्या दी जाए तो लगभग 35,000 भूमिहार वोटर हैं। तो सुधाकर सिंह के चेहरे को जाति के नाम पे के बजाय तमाम दूसरी जातियों का वोट पड़ा, जैसे 40-45,000 वहां यादव मतदाता भी हैं, 50-52,000 राजभर भी हैं, इतने ही चौहान वोटर भी हैं जिससे दारा सिंह चौहान संबंध रखते हैं जिस जाति से। तो एक तो मुस्लिम, दूसरा जो मायावती जी के जो वोट बैंक है वो, और प्लस ऊंची जातियों का लगभग कहते हैं जो भाजपा के साथ थे वो 60 से 70% वोट ऊंची जातियों का भी सपा को मिल गया है। और जो भाजपा की तरफ जो वहां स्थानीय जो कुछ पत्रकारों ने बताया है और भी जो एजेंसियां अलग अलग रिपोर्ट करती हैं, उनका ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो मेजर वोट मिला है वो राजभर और चौहान जाति का वोट मिला है, जो 80% लगभग वो लेके गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान, क्योंकि उसमें राजभर और ये निषादों का जो वोट है, निषाद भी वहां पे अच्छे खासे वोटर है। निषादों में 50% वोट का बंटवारा हुआ है। निषादों का टोटल वोट वो बता रहे हैं कि वो बता रहे थे मुझे कि निषादों का लगभग 15,000 वोट पोल हुआ है, जिसमें से 50% बीजेपी को मिला है और 50% जो है सपा को मिला है। इसी ढंग से जो चौहान वोटर उनको बता रहे हैं कि लगभग 30,000 उनकी वोट की पोलिंग हुई थी, जिसमें से ज्यादातर मतलब कि 80% वोट जो है लगभग 20,000 22,000 वोट जो है वो भाजपा की तरफ गया। इसी ढंग से जो राजभर का वोट है वो भी 80-90% जो है उनका पोलिंग कैपेसिटी वो बता रहे थे, राजभरों की जो है 26,000 है, तो वो लगभग कह रहे हैं कि उसमें भी 80% वोट जो है भाजपा की तरफ गया था। लेकिन जो सबसे बड़ा जो डेंट पड़ा है वो बता रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर जो लगभग 45,000 के करीब जो पोलिंग हुई है, उसमें से भाजपा को बमुश्किल 500-700 वोट गए हैं और एन ब्लॉक जो वोट गया है समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। और दूसरा जो झटका बहन जी को है कि बहन जी के जो वोटर हैं, जो बहन जी की अपनी बिरादरी के जो वोटर हैं, उनका लोगों का ये कहना है कि उसमें से जो लगभग जो 31,000 पोलिंग है उसमें से 20 से 25,000 के करीब वोट जो है वो सपा लेके गई है। ये मायावती जी के लिए एक हो सकता है चेतावनी है, या मायावती जी को पता होगा कि उनका वोट बैंक जो कभी सपा को पहले साइड वोट नहीं कर रहा था वो घोसी उपचुनाव में गया है। आखिर क्यों गया है, कैसे गया है? क्योंकि जीत की मार्जिन भी बढ़ रही है। ऐसे वो नहीं कहेंगे बसपा वाले कि हमारा वोट उधर शिफ्ट किया है, लेकिन जो जीत की मार्जिन बढ़ी है अगर पिछले इलेक्शन से देखे जाए तो वो जीत के मार्जिन बढ़ने का जो कारण क्या है, कौन से वोटर शिफ्ट किए हैं, तो निश्चित रूप से वहां यादव, मुसलमान और मायावती के जो बहन जी की जो बिरादरी है उससे कम है। तो ये जो है जो यादव जो है, यादव 40-45,000 हैं, बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो ऐसी बिरादरी से थे जिनका वोट वहां सबसे ज्यादा कम है घोसी विधानसभा क्षेत्र में। तो ऐसे में सारी जातियों का वोट मिलना और बसपा का वोट बैंक भी अगर सपा की तरफ गया है
तो निश्चित रूप से ये बहन जी के लिए चेतावनी है। दूसरे जो सबसे बड़ी जो अलार्मिंग है कि प्रधानमंत्री जी के एक बहुत ही नजदीकी सेंट्रल के ब्यूरोक्रेट जो प्राइम मिनिस्टर के गुजरात कैडर के थे, प्रधानमंत्री जी के साथ पीएमओ में भी रहे, अरविंद शर्मा जी, वो उसी इलाके से संबंध रखते हैं और कहते हैं कि वो भी घूम रहे थे। दूसरे जो सबसे बड़ी जो एक मतलब कि सिग्निफिकेंट ये था कि भूमिहार चूंकि वहां 30-35 हजार है, मनोज सिन्हा जी जो केंद्र में जो मंत्री हैं, वहां जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, उनके पुत्र भी 2-3 दिन कैंपेन किए, लेकिन वहां पे उनके कैंपेन के करने के बावजूद जो उनकी जाति विशेष का वोटर सपा की तरफ ज्यादा चला गया और नियर अबाउट कहते हैं कि टोटल पोलिंग का 60 से 65% सपा को पड़ गया वहां पे। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी के लिए आ गई है कि क्या जो प्रधानमंत्री जो चहते जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, शायद ऊर्जा मंत्री हैं या अर्बन डेवलपमेंट है, पता नहीं, अरविंद शर्मा नाम है, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा मंत्री है, तो उनका भी कोई जादू नहीं चला। तो ये घोषित चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए कि जो दारा सिंह चौहान जी थी, वो भाजपा छोड़ के आए थे। भाजपा छोड़ के आने के बाद ये बाई इलेक्शन का पहले प्रयोग क्यों किया गया, ये एक बड़ा चिंतन का विषय है। क्या ये टेस्ट हो रहा था कि भाजपा का आधार बढ़ा है कि घटा है? और अगर वो जैसा कि जेपी सिंह जी बोल रहे हैं कि गृह मंत्री जी के कहने पे उनको पार्टी में लाया गया, उनका इस्तीफा करवाया गया और फिर उनको चुनाव लड़वाया गया, और अगर उसके बावजूद ताकत लगने के बाद भी अगर ये हार हो गई है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये टेस्ट बहुत महंगा पड़ा है। क्योंकि देखिए बाकी राज्यों में जो चुनाव हुआ है वो चुनाव रिजाइनेशन के बाद, रिजिग्नेशन के बाद नहीं हुआ था। देखिए जो झारखंड में जो है विधायक जी की डेथ हो गई थी, जो विधायक थे सिटिंग। जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है वहां भी विधायक जी की डेथ हो गई थी, वो बीजेपी से बिलोंग करते थे, बीजेपी विष्णुपद राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनकी डेथ हुई थी और डेथ होने के बाद वो सीट टीएमसी ने उनसे छीन ली है बीजेपी से। ये एक बीजेपी के लिए भी एक बड़ा गंभीर मैसेज है कि बीजेपी के सीट जो था वो बाय इलेक्शन में टीएमसी ने छीनी है। ओमन चांडी की डेथ हो गई थी, इसलिए उनके बेटे का चुनाव हुआ था, तो वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस में चुनाव हुआ था। तो ये जो है ना, वहां भी जो जो 2 चुनाव हुए जो त्रिपुरा में, उसमें एक कैंडिडेट की डेथ हो गई थी, एक उम्मीदवार की, एक जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई थी, और एक केंद्र में मंत्री प्रतिमा भौमिक थी जो विधानसभा लड़ी थी, फिर उसका जीतने के बाद फिर उन्होंने रिजाइन करके सेंटर में ही रहना पसंद किया, तो बाई इलेक्शन था। उसमें जरूर है कि सीपीएम की एक सीट को भाजपा ने वहां उनसे छीन लिया है त्रिपुरा के अंदर, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी सीट बचा ली, टीएमसी ने बीजेपी से सीट छीन ली। और जो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश, जिसमें स्पेसिफिक जो एक बीजेपी का प्रयोग होता है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने के बावजूद बीच में विधायकों को रिजाइन देके जो बाई इलेक्शन करवाते हैं, वो एक उत्तर प्रदेश का एक नमूना था यहाँ पे घोषी। और उसमें बीजेपी की हार हुई है, कैंडिडेट सेम है, वही दारा सिंह चौहान है जो सपा से लड़े थे, सपा से जीते थे, और अब बाई इलेक्शन में जब भाजपा की तरफ से आए, यानी कि दारा सिंह चौहान को भी रिजेक्ट किया गया और केंद्र को भी रिजेक्ट किया गया, क्योंकि दारा सिंह चौहान को पिछली बार सपा के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल कर चुके थे, लेकिन इस बार वो हार गए। तो मतलब कि चौहान के जो चौहान की जो गतिविधि थी उसको भी जनता ने पसंद नहीं किया कि जब आपको एक बार सपा से इलेक्ट करके भेजा गया था तो आपने बीच में ये बाई इलेक्शन क्यों करवाया। दूसरा ये कि जो केंद्र के जो भी लोग इस पूरे डिजाइन के पीछे रहे होंगे उनको जनता ने मैसेज दिया है कि इस तरह के प्रयोग जनता पसंद नहीं करती। और दूसरा जो उत्तर प्रदेश में जो टोटल जो 5 ट्रिलियन की या 2 ट्रिलियन की 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश की भी की जा रही है, उसके लिए स्पेशल सेशन बनाने की बातचीत चल रही है, उसके लिए भी एक मैसेज है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की आप बात कर रहे हैं, प्रदेश को बहुत ऊपर ले गए हैं, तो फिर ये बाई इलेक्शन में हार कैसे हो गई। सेकंड जो सबसे बड़ी बात है, इस इलेक्शन में अपोजिशन यूनाइट था, मायावती जी को अगर छोड़ दीजिए तो, क्योंकि मायावती जी तो अभी कह रही है कि अलग लड़ेंगे। लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल ने खुला समर्थन दिया था, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय थे वहां उनको 3 दिन की ड्यूटी लगाई गई थी, वो 3 दिन वहां थे। अजय राय जो थे वो भी 1 दिन गए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। और अपोजिशन में जो भेद डालने की कोशिश थी, कह रहे कांग्रेस कुछ कहे कि राष्ट्रीय लोकदल भाग रहा है, उधर क्या कहा जाता है अमित शाह के उसके प्रभाव में आ गया है और 5 लोकसभा सीटों में भाग जाएगा। तो ये सारे भ्रम भी टूटे कि उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन का स्वरूप अब बन चुका है और उसको शायद भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध न लगा पाए। और दूसरा, बहन जी के लिए भी मैसेज है कि अब आप इस गठबंधन में आ जाइए,
अगर 2024 में जिस ढंग से आपका वोट बैंक, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इनका वोट बैंक शिफ्ट हुआ है सपा की तरफ, अगर ये वोट बैंक 2024 में शिफ्ट हो गया तो बहन जी के पार्टी के पास जो कुछ बेस, जो पिछले विधानसभा में 12% वोट 10 या 12% वोट मिला है, 22% से 20% से घट के आ गया 12%, वो कहीं घट के 3-4% न रह जाए। तो ये बहन जी और बसपा के लिए भी एक मैसेज है ये बाई इलेक्शन। जेपी सर, बीएसपी के जो वोटर्स हैं लार्जली एंटी बीजेपी हैं, ये लार्जली मैं कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि बीएसपी जब चुनाव में आती है तो उनका कमिटमेंट बीएसपी के प्रति भी होता है, तो वो वोट दे देते हैं बीएसपी को, और उसकी वजह से शायद हो सकता है कि फायदा बीजेपी को चला जाए। मान लीजिए कि अगर बीएसपी जब चुनाव लड़ेगी, और जिस तरह से अभी उपचुनाव में तो बसपा का वोटर अमूमन सपा की ओर शिफ्ट होता है, ये ट्रेंड है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब बीएसपी चुनाव लड़ेगी उस स्थिति में क्या होगा? वोटर ये समझेंगे कि क्या मुझे क्या करना है, क्या संभावना है? देखिए सर, मैं का धन खा बराबर ग नहीं मानता। मैं मानता हूं कि राजनीति में 2 और 2 5 हो जाता है, 4 नहीं होता। तो सपा को जो ये सफलता मिली है, इसे मैं सपा की अकेले सफलता नहीं मानता। कांग्रेस ने अगर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, सपा को समर्थन दिया, उनके नेता वहां गए और जाके उन्होंने इनके पक्ष में प्रचार किया, तो उसका आप अनदेखा नहीं कर सकते। जी। असली मामला यहाँ पर यह है कि वो तमाम शक्तियां जो स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के विरुद्ध होती थी कि ये आपके साथ रहेंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे तो ये आपके साथ नहीं रहेंगे, ये मिथक इस बार टूट गया है। ये भी आपके साथ है, वो भी आपके साथ है, चाहे उनका आपस में जो भी अंतर विरोध क्यों न हो। और ये मैं समझता हूं कि ये राहुल गांधी की बहुत बड़ी सफलता है और इंडिया की सफलता है, जिस तरह विपक्ष के नेता सारा मतभेद भुला करके और हर कीमत पर विपक्षी एकता करने के लिए तत्पर हैं। तमाम इनके नैरेटिव जो है सत्ता पक्ष के गढ़ने के बाद, ईडी के लगाने के बाद, तो ये उसका परिणाम आ रहा है। देखिए पिछली बार 0.1%, 60% में 0.1%, 59% के आसपास घोसी में मतदान हुआ था। इस बार 49.5 या 50% इस बार हुआ, तो 9% के आसपास, 9.5% के आसपास मतदान घटा है। और उस घटने के बावजूद जो है सुधाकर सिंह अभी 28 राउंड तक अगर 1,07,000 वोट पा चुके हैं, जो कि पिछली बार जो है क्या कहते हैं था, और बहन जी भी कैंडिडेट खड़ी थी तो पा चुके हैं, तो अब वो वोट बढ़ करके जो है 29 राउंड में 1,10,000 हो गया है। 1,07,000 से बढ़ के 1,10,000, हर राउंड में इनका 1,000, 2,000, 3,000 के आसपास वोट बढ़ रहा है। तो इसमें जो कांग्रेस का समर्थन है, जो इंडिया का गठन है, उसका भी योगदान है। ये तो जब अलग अलग चुनाव लड़े होते तो पता चलता कि जो है क्या जो है इसमें असलियत है। लेकिन आप ये देखिए कि जिन जगहों पर इनका मैत्रीपूर्ण फाइट कहिए या जो राजनीतिक फाइट कहिए, जैसे बंगाल में सीपीएम ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, केरल में भी कांग्रेस के सामने सीपीएम ने खड़ा किया था, और सीपीएम वाला कैंडिडेट केरल वाला तो बंगाल वाले से ज्यादा अच्छे ढंग से लड़ा और फिर ये जीते, और वहां बीजेपी बिल्कुल एकदम जमानत जब्त होने की कगार पर पहुंच गई केरल में। तो ये खड़ा होने के बावजूद विपक्ष के पक्ष में जो है मतलब ये नहीं कि ये लड़ रहे हैं तो वो जो है विपक्ष का कैंडिडेट हार गया बीजेपी के सामने। बीजेपी का झूठ पूरी तरह से उजागर हो गया है, और काठ की हाड़ी जो बार बार नहीं चढ़ती, तो इस बार लगता है कि काठ की हाड़ी जो है वो क्या कहते हैं चुनाव के अग्नि में फेल हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। लेकिन ऐसा है, संजीव जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि बीएसपी के लिए भी संकेत है कि उनको वोटर काफी संख्या में सपा में गए। नहीं, मैं संजीव जी की बात से यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो बीएसपी के वोटर हैं, इससे पहले जो चाहे सपा में गए हों, लेकिन इस समय बीएसपी के वोटर खड़गे साहब की वजह से
आपके कांग्रेस के टेक्निकल जो है चेंज की वजह से कि 50% हम दलित और ओबीसी हर पद पर रखेंगे अपने यहाँ। खड़गे साहब को जिस तरह अध्यक्ष बनाया गया है, कांग्रेस ने कह दिया कि हम नहीं प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, लेकिन एक पोटेंशियल कैंडिडेट खड़गे साहब भी प्रधानमंत्री पद के हैं। तो कहीं ना कहीं बीएसपी का वोटर और मुस्लिम वोटर बाई एंड लार्ज कांग्रेस की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। लेकिन चूंकि अभी इंडिया की जमीन पर, तरफ इंडिया की हाँ तरफ इंडिया की तरफ, तो कांग्रेस की तरफ, तो ये इस बार अगर सपा ने अगर अलग अकेले चुनाव लड़ा होता और कांग्रेस का कैंडिडेट होता, तो चाहे चुनाव जो जीतता हारता ये आपको चुनाव में दिखाई पड़ता। क्योंकि इससे पहले चुनाव में लगातार पिछले चुनाव में भी दिखाई पड़ा था कि मुस्लिम वोटरों का बाई एंड लार्ज चंक जो है वो सपा में जाने के बजाय कांग्रेस में चला गया। दलित वोटरों का रुझान भी कांग्रेस की ओर बढ़ा जी। 7 में से 5 इंडिया और 2 एनडीए, यही है रिजल्ट? नहीं, 3 एनडीए। 3 एनडीए, एक उत्तराखंड भी है शायद। हाँ, लेकिन त्रिपुरा में मतलब एकदम शुद्ध रिगिंग है, इसलिए वहां के रिजल्ट को मैं जनादेश नहीं मानता, वो रिगिंग आदेश है, वो चुनाव ओवरऑल आयोग की क्या, हर। हाँ संजीव जी, ओवरऑल क्या इंप्रेशन है इस चुनाव का? कुछ मायने निकाले जा सकते हैं कि ऐसी है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जैसे झारखंड का जो इलेक्शन है, झारखंड में भी 17 से 18,000 के मार्जिन से जेएमएम की जीत हुई है। और ये सीट पहले जेएमएम के पास भी थी, जेएम के पास ही थी। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनाव में जैसे 17,000 18,000 की जो लीड है एक मायना रखता है। और बीजेपी बहुत दावे कर रही थी कि सीट हम जीतेंगे। और झारखंड में आपको पता होगा कि वहां पे भी एक गठबंधन है कांग्रेस और जेएमएम का। तो ये गठबंधन काफी यूनाइट होकर लड़ा है। और ये भी और बीजेपी चूंकि बाबूलाल मरांडी और तमाम असंतुष्टों को पार्टी में ला के बीजेपी को लग रहा था कि हम ग्राउंड गेन करेंगे और बीजेपी की वापसी होगी, तो वो फिलहाल वापसी होती दिख नहीं रही है। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात है, तो वेस्ट बंगाल में देखिए, आप मान के चलिए कि जो टीएमसी ने बीजेपी से सीट जरूर छीन ली है, लेकिन टीएमसी की जीत की मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है और नेक टू नेक फाइट होता रहा टीएमसी और बीजेपी के बीच। और यहाँ पे जो वामपंथी जो सीपीएम का परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा है, सीपीएम बहुत ही नीचे गई है यहाँ पे। तो कुल मिला के मुझे अब ये भी लग रहा है कि वेस्ट बंगाल में अभी भी हम ये सोच रहे हैं कि सीपीएम और कांग्रेस का इमरजेंस होगा, तो थोड़ा सा मुझे अभी मुश्किल लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि टीएमसी और बीजेपी का एक सीधा ही फाइट होने की संभावना है। और त्रिपुरा की तो जेपी सिंह जी ने आपको बताया ही है। लेकिन चूंकि बाय एंड लार्ज फिर बात होती है कि केरल में ओमन चांडी जी के चूंकि बेटे थे और वो सीट 20 25 30 साल से लगातार वो कांग्रेस के कंट्रोल में रही है और सीपीएम वहां से जीत नहीं पाई है। ओमन चांडी लगातार जीतते थे, तो उनका बेटे को ही कांग्रेस ने टिकट दिया था। तो वहां पे भी लगभग तय था कि सहानुभूति लहर में होगा। और दूसरा, वो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट है, 4-5 बार ओमन चांडी ने उस सीट को जीता था पहले भी, तो उनके बेटे थे, तो चुनाव जीतना उनका तय माना जा रहा था। तो फिर बात वहीं घुमा फिरा के घोसी पे आ जाती है। जेपी सिंह जी के बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हो सकता हूं, लेकिन जो बहन जी का जो वोट बैंक है, वो अभी भी कांग्रेस के प्रभाव में कितना आया है, ये एक सोचने वाली बात होगी। नहीं, लेकिन एंटी बीजेपी है, ये मुझे पता है, ये तो मैं जानता हूँ। एंटी बीजेपी है। अब देखिए, एंटी बीजेपी के साथ साथ सर बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं। उज्ज्वला योजना क्या जो रिपोर्ट्स आ रही है कि इन्होंने जो गैस सिलेंडर दिया था, वो सिलेंडर जो है, वो सिलेंडर में 25 से 30% लोगों ने रीफिलिंग करवाई ही नहीं कभी जमीन पे। और ये जो है समाज का हर गरीब तबका, निचला तबका, सबको अफेक्ट किया है। और ये जो लगातार जो प्रधानमंत्री जी फ्री बी को लेकर अगेंस्ट बोल रहे हैं, आपको याद होगा कि फ्री बी को जो लेकर लगातार अगेंस्ट बोल रहे हैं। और बहन जी का जो स्टैंड है वो लगता है कि बीच बीच में बीजेपी की मदद करने वाली होती है। जैसे आपको याद होगा कि आजमगढ़ के ही लोगों को पता था कि पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था, शायद अखिलेश यादव ने रिजाइन किया था, छोड़ दिया था वो सीट, और उनके भाई वहां से लड़े थे, धर्मेंद्र सिंह यादव। तो वहां पे बहन जी ने सिर्फ सपा को हराने के लिए गुड्डू जमाली के नाम के कैंडिडेट को शायद खड़ा कर दिया था वहां पे बाई इलेक्शन में। अब उसके कारण वहां पे जो है बीजेपी की जीत हो गई थी और सपा का कैंडिडेट हार गया था। और गुड्डू जमाली खासा मुस्लिम वोट लेके गए थे, इसको सारे लोग स्वीकार करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो चीजें हैं वो लोग समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आएगी गुड्डू जमाली को आखिर क्यों खड़ा किया था बहन जी ने, बीजेपी की मदद करने के लिए खड़ा किया था। तो अभी फिर बहन जी ने बोल दिया है कि हम 2024 में सब जगह अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे।
निश्चित रूप से अगर हर जगह कैंडिडेट खड़ा करेंगे और 80 में से अगर 25-30 लोकसभा क्षेत्रों में मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं तो किसकी मदद होगी? ये सीधी बीजेपी को मदद होगी। तो ये जो पूरी के पूरी जो बहन जी का जो वोट बैंक है, उनको भी ये समझ में आ रहा है कि वो किसकी मदद कर रहे हैं, ये सारा जो एक्ट है जो उनका उससे। तो ये जो ये घोषी चुनाव में अब इनको सोचना पड़ेगा कि क्या उनका वोट बैंक अब उनका स्टेबल है। देखिए वो अपना बैठक करके सूचना तो लेंगे ही कि उनके वोटर कितने भागे हैं। अब तो आज के डेट में तो ऐसा है नहीं कि पता नहीं चलता, मिक्सिंग होता है बैलेट पेपर का, वो तो ईवीएम खुलता है, किस ईवीएम पे किस जाति का वोट है वो सीधा पता चल जाता है कि वहां से कितना वोट किस पड़ा। तो उनका कितना वोटर सपा की तरफ शिफ्ट हुआ ये अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, ये आसानी से लग जाएगा। तो हो सकता है कि अगर जमीनी लेवल पे उनका वोटर सपा की तरफ शिफ्ट हो गया है तो इनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वो बसपा 80 सीटों पे अकेला कैंडिडेट खड़ा करे और क्या बसपा जो है एनडीए की मदद करे इनडायरेक्ट वे में, या इंडिया गठबंधन में दोबारा वापस आए। इंडिया दोबारा वापस ना आए, इंडिया गठबंधन में तो कभी वो खुल के रहे नहीं है या इस तरह गठबंधन में रही नहीं है वो, तो क्या इंडिया गठबंधन को हिस्सेदार बने, इन पे उनको अब सोचना पड़ेगा। ये चुनाव जितना बीजेपी के लिए सिग्निफिकेंट है घोसी का बाई इलेक्शन, उतना ही बसपा के लिए सिग्निफिकेंट है कि बसपा आखिर अपने फ्यूचर की रणनीति उत्तर प्रदेश में क्या बनाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा में भी 10% उनको वोट मिला है और 10% वोट मायना रखता है आज भी। तो 10% वोट का व्यवहार अब आगे कैसा रहेगा, जो 2022 के बाई इलेक्शन जो विधानसभा चुनाव में उनका मिला था उसका व्यवहार कैसा रहेगा, ये अब देखने वाली बात होगी और इस पे बसपा को चिंतन और मनन करना पड़ेगा। जी फाइनल कमेंट जेपी सर। देखिए सर, मैं गुड्डू जमाली पे कहना चाहता था, गुड्डू जमाली सपा में थे, सपा ने उनको टिकट नहीं दिया तो उनके मन में भी एक खुन्नस थी कि हमको टिकट नहीं दिया तो हम कहीं से भी टिकट लेके सपा के कैंडिडेट को हराएंगे। तो बहन जी ने टिकट दे दिया। आप सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए या जो भी उत्तर प्रदेश का कहिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं जब से देख रहा हूं तब से उत्तर प्रदेश में एक न एक टीम ऐसी रहती है राजनीतिक जो एक प्रकार से कोप भवन होती है। वो कोप भवन इस तरह होती है कि चाहे किसी पार्टी का नेता हो, अगर उसको टिकट नहीं मिला तो उसको वो पार्टी जो है, वो जो कोप भवन वाली पार्टी है, वो सदैव से टिकट देने के लिए तत्पर रहती है, चाहे वो भारतीय क्रांति दल रहा हो, चाहे वो यूडीएफ जो है बीच में बना हो, चाहे जो है इस समय वैसे निषाद पार्टी से लोग पैसा देके टिकट ले रहे हैं, राजभर की पार्टी से ले रहे हैं। इस तरह बहन जी की पार्टी भी इस तरह के बहुत से लोगों को टिकट देती है। अब हम कुछ कहना नहीं चाहते कैसे टिकट देती है और क्या उसका कंसिडरेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि ये उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक न एक फोर्स रहती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर डायरेक्ट इंडिया और बीजेपी में फाइट होगी तो नेचुरली अगर 10 दल मिल करके इंडिया बना रहे हैं, 5 दल मिल के इंडिया बना रहे हैं, तो सारे दलों में सारे लोग जो महत्वाकांक्षी उनको टिकट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में अगर कांग्रेस भी रहेगी, इंडिया में अजीत सिंह के वो लोग, वो भी रालोद भी रहेगा, सपा भी रहेगी और भी दल रहेंगे, तो सभी में वो बटेगा। तो बहुत से लोग अच्छा बटेगा। और अब एक 80 सीट पर सपा चुनाव लड़ाती है, 65 सीट पर लड़ाती है, तो अब वो अगर 35 पर लड़ाती है तो बाकी जो और उसके इच्छाधारी लोग हैं कि जो टिकट के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको लगता है कि हम जीत जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनको कौन टिकट देगा, बीजेपी तो देगी नहीं। तो कुछ बीजेपी भी जा सकते हैं एन मौके पर, कुछ जो है वो बहन जी के पास जा सकते हैं एन मौके पर टिकट लेने के लिए, या कुछ इसी तरह के निषाद पार्टी, राजभर पार्टी या इस तरह की जो तमाम और पार्टी हैं जो सीधे सीधे टिकट का व्यापार करती हैं और लोकतंत्र का माहौल बनाती हैं, वहां से जाके चुनाव लड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये एक फोर्स हमेशा से उत्तर प्रदेश में रहा है और प्रदेशों में ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा जो है बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मैं कई दशकों से मैं देख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव में एक न एक दल ऐसा रहता है जिसको मैं अपने शब्दों में कोप भवन पार्टी कहता हूँ। तो कोप भवन इस तरह है कि जो लोग कुपित होते हैं वो वहां से आकर के जो है चुनाव में मैदान में उतर जाते हैं जी, है ना। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि अभी बहन जी के बारे में है कि अभी भी अंदर खाने बात चल रही है, समझौता होगा नहीं होगा, अभी ये बात पूरी तरह सामने नहीं आई है।
तो अपने सीटों को बढ़ाने के लिए या अपने पॉइंट को बढ़ाने के लिए या अपने शर्तों को जो है और कठोरता से लागू करने के लिए भी पार्टियां कहती है कि हम अलग लड़ेंगे, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐन मौके पर पलटी मार जाती हैं। तो अभी बहन जी की पार्टी के बारे में आप अभी से ये नहीं कह सकते कि वो अलग लड़ेंगी ही। जी इस बार जैसे उन्होंने अपने वोटरों को घोसी वाले में कहा था कि आप लोग नोटा पर बटन दबा देना, तो कितने लोगों ने नोटा पर दबाया, क्यों नहीं दबाया नोटा पर? अभी देख के नहीं, बता ही जनता भी देते समझदार हैं। हो रही है, जनता भी समझदार हो रही है। हाँ हाँ। जी संजय जी, कुछ कहना चाह नहीं, रहे हैं आप? मेरा ये कहना है ना कि देखिए वो जो कोप भवन है, तो ऐसे कोप भवन बिहार में भी है। देखिए वो इस तरह के छोटे छोटे जो स्प्रिंटर ग्रुप्स होते हैं वो नेगोशिएट करते हैं, कुछ टिकटें देते हैं, कुछ टिकटों को ऐसे लोगों को एडजस्ट कर देते हैं जो दूसरे साइड से संतुष्ट होकर आ रहे हैं। अब मायावती जी की तरह, जिस ढंग के जो मायावती जी थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में अगर मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में उनकी गतिविधि के कारण अगर इंडिया का नुकसान हो रहा है, तो ऐसे फोर्सेज आपको बिहार में भी हैं कि अपने दोनों तरफ रहे हैं। कभी जैसे लोजपा जो है, रामविलास पासवान जी की पार्टी है, तो उनके बेटे और उनके भाई दो ग्रुप बन गया है, लेकिन दोनों बीजेपी की मदद कर रहे हैं, एनडीए की मदद कर रहे हैं। जीताराम मांझी उधर थे, क्या कहा जाता है दोनों तरफ आते हैं, कभी इधर हो जाते हैं 2 महीने 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद उधर हो जाते हैं, अब फिर इधर आ गए हैं, एनडीए की तरफ आ गए हैं। इसी ढंग से वो एक नई पार्टी बनी थी वो बिहार में, तो मुकेश सहनी जी है। मुकेश सहनी। हाँ, तो वो कभी आरजेडी की तरफ चले जाते हैं, कभी एनडीए की तरफ आ जाते हैं। तो ये इस तरह के, तो देखिए जातीय उस पे बेस पे ऐसी पार्टियां बन के वो जो है बात करती है जातीय इंटरेस्ट के बात करने की, अपने समाज के इंटरेस्ट की बात करने की, लेकिन वो पूरा तरह से अपने परिवार, अपने फैमिली और अपने और जो तमाम इंटरेस्ट है उसको वाच करते हुए अपने जाति के लोगों को पॉलिटिकल इंटरेस्ट में बेचते हैं, अपने समुदाय के लोगों को एक तरह से बेच रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एनडीए इस मामले में अभी इस तरह के तोड़फोड़ में सफल भी है कि छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप को अपने साथ रखे हुए है, चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जैसे ये वो पटेल जो पल्लवी दूसरी पटेल जो है एक अनुप्रिया पटेल अनुप्रिया पटेल है, चाहे वो राजभर साहब आ गए, बिहार में जीतन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, मुकेश सहनी साहब है, उत्तर प्रदेश में संजय निषाद है। इस तरह के छोटी छोटी जातियों में जहां बीजेपी डायरेक्ट सेंध नहीं लगा सकती, ये बीजेपी का ऑपरेशन को समझना होगा। बीजेपी जहां जिन जातियों में डायरेक्ट सेंध किसी भी कारणवश नहीं लगा सकती, वहां पे जो उनके ग्रुप के किसी लीडर के सहयोग से उनको आगे रख के बीजेपी सेंध लगाती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। हाँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेंध नहीं लगा सकती, वहां फिर इनके थ्रू सेंध लगाती है। तो मेरा यह मानना है कि बीजेपी इस मामले में बिहार में भी थोड़ी सी सफल है। अभी आज की डेट में रिजल्ट क्या आएगा तो बाद में पता चलेगा। तो उत्तर प्रदेश की तरह हालात बिहार में भी लगभग ऐसे ही हैं। जी जी, चलिए शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बेहतरीन चर्चा। और अभी तो खैर उपचुनाव है विधानसभा का, अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद जो है ना महाखेला होगा 2024 में लोकसभा का। जी सर। इंडिया ने मुनादी करा दी है ढोल पीट के कि हम आ गए हैं। क्या बात है, क्या बात है। जी शुक्रिया सर, शुक्रिया। जी। दोस्तों संजीव पांडे साहब हैं, जेपी साहब हैं जी। घोसी में नोटा, जो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बहन जी ने कहा था अपने वोटरों को कि नोटा पे वोट डालो, तो नोटा को अभी तक 29 राउंड में सिर्फ 1595 वोट पड़े हैं। इसका मतलब सपा में शिफ्ट हुआ है, सीधी सी बात है। शुक्रिया। इंडिया में शिफ्ट हुआ है, इंडिया में। हाँ, इंडिया में शिफ्ट हुआ है ना, लेकिन इंडिया का मतलब सपा वहां उम्मीदवार है ना, वो सब हो जाए जो उम्मीदवार हो, शिफ्ट इंडिया में हुआ। हाँ, तो ये बीएसपी के लिए संकेत भी है। शुक्रिया आप दोनों का। और दोस्तों संजीव पांडे साहब हैं, जेपी साहब हैं, अब देखते रहिए अम्बेडकरनामा। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता।